फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर 6 दैट इज स्टाफिंग। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टाफिंग जो है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग एंड चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग को कंप्लीट किया था। तो एक बार हम लोग जस्ट ले लेते हैं कि व्हाट इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है? एक बेसिक बहुत ही नॉर्मल सा फंक्शन है हर मैनेजमेंट का, जो हर ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट फॉलो करती है। इसमें क्या होता है, जब हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं और उसमें पहले से ही एडवांस में डिसाइड करके रखते हैं कि अगर कोई भी सिचुएशन अराइज होती है तो हम किस तरीके से उस सिचुएशन पे रिएक्ट करेंगे। फ्यूचर की प्लानिंग करके रखना, फ्यूचर के बारे में पहले से ही सोच के चलना क्या कहलाता है? हमारा प्लानिंग कहलाता है। इसमें हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, किस तरीके से किया जाएगा, वो सब चीज़ों को पहले से ही क्या कर लिया जाता है? प्लान कर लिया जाता है, ताकि जितने भी हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं हम उनको इजीली अचीव कर सकें। ये था हमारा प्लानिंग। नेक्स्ट आया था हमारा चैप्टर नंबर 5 दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब आपने प्लान किया है तो उस प्लान में जितने भी फिजिकल और फाइनेंशियल या ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उस चीज को ऑर्गेनाइज करना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना, स्टेप बाय स्टेप उसको डिफाइन करना, वो किसके अंडर आता है? हमारा ऑर्गेनाइजिंग के अंडर आता है। टू ऑर्गेनाइज, किसी चीज को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना, वो क्या कहलाता है? हमारा ऑर्गेनाइजिंग। तो थर्ड फंक्शन जो आता है वो हमारा क्या होता है? स्टाफिंग। स्टाफिंग से स्टाफ से क्या मतलब होता है? स्कूल्स में आपका स्टाफ रूम होता है ना, मतलब जहाँ पे आपको आपके टीचर्स मिलेंगे, जहाँ पे आपके टीचर्स जाके फ्री पीरियड में रेस्ट करेंगे। तो दैट इज व्हाट स्टाफ रूम इज। तो सिमिलर लिंक कीजिए स्टाफिंग। जब ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल या ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन की जब रिक्वायरमेंट होती है, उस प्लेस को फिल करने के लिए जो भी प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जो भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फॉलो किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? स्टाफिंग कहलाता है। स्टाफिंग का जो मेजर फंक्शन होता है, एक राइट पर्सन राइट जॉब के लिए ढूंढना होता है, जिसकी क्वालिफिकेशन उस जॉब क्राइटेरिया से मैच करती है। उसको पता हो कि किस तरीके से उस जॉब को कंप्लीट करना है और उसके पास क्वालिफिकेशन, बेटर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हो। तो वो क्या कहलाता है? हमारा स्टाफिंग कहलाता है। स्टाफिंग जो है ना मोस्टली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट होता है, क्योंकि इसमें ह्यूमन को ही हायर करेंगे ना आप वेरियस जॉब्स इन ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए, तो ह्यूमन रिसोर्स को जब आप मैनेज करते हो तो उसका फर्स्ट स्टेप जो आता है वो क्या कहलाता है? हमारा स्टाफिंग कहलाता है। ये वो फंक्शन है जिसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, अप्रेजल एंड रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल सब कुछ इन्वॉल्व होता है कि कौन से बंदे को रिक्रूट करना है, उनमें से किन बंदों को आपको सिलेक्ट करना है, कैसे उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको किस तरीके से डेवलप करना है कि वो उस जॉब के लिए राइट पर्सन हो, अप्रेजल उनका कैसे होगा, किस बेसिस पे होगा, और उनको कितना रेम्यूनरेशन, सैलरी, वेजेस जो भी है वो किस तरीके से मिलेगा। ये सब किसका काम होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का और staffing function का। According to Kuhns and O'Donnell, the managerial function of staffing involves manning the organizational structure through proper and effective selection, appraisal and development of a personnel to fill the roles designated to the structure. Managerial function जो staffing है उसमें organizational structure में man power को इंक्रीज करना, प्रॉपर इफेक्टिव सिलेक्शन करना, उनका अप्रेजल करना, उनकी डेवलपमेंट करना, ताकि जो भी डेजिग्नेटेड रोल्स हैं उसको वो फुलफिल कर सकें और उनकी जो डेजिग्नेटेड जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज हैं उसको भी फुलफिल कर सकें। फीचर्स क्या होते हैं हमारे स्टाफिंग फंक्शन के? सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दूसरा मैन पावर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से डील करता है, राइट टाइप ऑफ पर्सन ऑन राइट जॉब, सही बंदे का चुनाव करता है सही जॉब के लिए, परवेसिव इन नेचर होता है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे ये रिक्वायर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि लोअर लेवल में आपको ह्यूमन पावर ही नहीं दिखेगी, ऐसा नहीं है, लोअर लेवल पे ज्यादा ह्यूमन पावर होती है। तो ये थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, कि क्यों, वाई स्टाफिंग इज इम्पोर्टेंट, स्टाफिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शंस, जो बाकी के फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसकी सक्सेस की ये की होता है। अगर आप राइट पर्सन को अपॉइंट कर लेते हो फॉर राइट जॉब, इट मीन्स कि वो काम आपका एफिशिएंटली और इफेक्टिवली होगा, वेस्टेज कम होएगी। वहीं अगर आप इनकरेक्ट पर्सन को हायर कर लेते हो, उसके पास वो स्किल ही नहीं है जिस जॉब के लिए आपने उसको हायर किया, जिस प्लेस को फिल करने के लिए आपने उसको हायर किया है, तो वो क्या हो जाएगा? किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो क्यों स्टाफिंग जरूरत है? क्योंकि ये हेल्प करता है अदर फंक्शंस को टू परफॉर्म वेल।
इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। स्टाफिंग और टेक्नोलॉजी आपस में इंटर रिलेटेड है क्योंकि ह्यूमन फैक्टर है जो इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज करता है। उसको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसको किस तरीके से अडेप्ट करना है। तो ये भी किसका काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग क्या करता है, हेल्प करता है टू यूटिलाइज दी ह्यूमन रिसोर्सेज वेरी वेल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के जो ह्यूमन रिसोर्स है ना उसको इतने अच्छे तरीके से उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे कि मैक्सिमम आउटपुट रिजल्ट आए। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल, स्टाफिंग ह्यूमन से रिलेटेड है, ह्यूमंस को हायर करते हैं आप, रिक्रूट करते हैं, तो ह्यूमन कैपिटल की डेवलपमेंट में भी स्टाफिंग आपकी हेल्प करता है। द मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, स्टाफिंग का रोल होता है कि वो इन्फ्लुएंस करे इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल के बिहेवियर को, ताकि वो एजुकेशनल लेवल पे, सोशल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे, हर लेवल पे वो क्या कर सके, अपने आप को ग्रो कर सके फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली इंसेंटिव्स देकर। ये स्टाफिंग का पार्ट होता है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट होता है कि किस तरीके से उनको अपने इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है। बिल्डिंग हायर मोरल, स्टाफिंग का रोल ये भी होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये रोल भी होता है कि वो कंट्रीब्यूट करें, कि वो राइट क्लाइमेट या राइट एटमॉस्फेयर क्रिएट करें ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो एम्प्लॉय हैं जो उसमें काम कर रहे हैं उनको उनका मोरल इंक्रीज हो, स्टाफिंग इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो। जब एम्प्लॉयज काम करना चाहें उस ऑर्गेनाइजेशन में, उनको फेयर रेम्यूनरेशन मिल रहा है, उनको वर्किंग कंडीशंस अच्छी मिल रही है, उनको एजुकेशनल लेवल पे उनकी डेवलपमेंट हो रही है, उनकी मोटिवेशन हो रही है, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो रही है, तो जब ये सब चीजें मिलती हैं तो एम्प्लॉय वहाँ पे खुशी खुशी काम करता है। तो ये सब चीजें कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करती है, जो कि स्टाफिंग का पार्ट है। तो आई होप आपको क्यों स्टाफिंग इज वाई स्टाफिंग इज इम्पोर्टेंट, नीड एंड इट्स इम्पोर्टेंट अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम पढ़ते आ रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। एक्चुअली में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, एचआर तो आपने सुना होगा, ह्यूमन रिसोर्स, ये वो पर्सन होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है टू फिल दी वेकेंट पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब। जो वेकेंट पोजीशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसको फिल करने के लिए जो मैनेजमेंट हेल्प करती है उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। ये राइट पर्सन ढूंढती है राइट जॉब के लिए एट द राइट टाइम। ये किसका काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन से, और जहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन एक साथ काम करते हैं तो उसको स्टाफ बोला जाता है। फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या फीचर है, पहला जनरल मैनेजमेंट का एक्सटेंशन हो जाता है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट फंक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन, ये इसके फंक्शंस होते हैं, इसका पार्ट होते हैं। ह्यूमन ओरिएंटेशन, ह्यूमन पे फोकस करता है, लिविंग थिंग्स पे फोकस करता है, स्टाफ पे, ह्यूमन पावर पे ये फोकस करता है। इसका फोकस दोनों पे होता है, दोनों तरह के एम्प्लॉयज पे होता है, बेशक से वो इंडिविजुअल्स हो या ग्रुप्स हो। तो ये थे फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होता है, पीपल सेंटर्ड होता है। ऑब्वियसली जब ह्यूमन से रिलेटेड है तो वो पीपल सेंटर्ड होगा। स्टाफिंग कैन ब्रॉडली व्यूड एज पीपल सेंटर्ड फंक्शन, पीपल से रिलेटेड है तो पीपल सेंटर्ड फंक्शन बोला गया। देयरफॉर इट इज रेलेवेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में ये चलता है। इट इज कंसर्न विद कैटेगरीज ऑफ पर्सनल फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉप से बॉटम लेवल पर आता है। ब्लू कॉलर वर्कर्स जो होते हैं, वो जो ब्लू कलर की यूनिफॉर्म्स मोस्टली जिनकी होती है वो किनकी होती है, मैकेनिक्स की होती है, जो मशीन्स के साथ जिनका ज्यादा काम होता है। व्हाइट कलर जो होते हैं वो क्लरिकल होते हैं, जिनका बैंकिंग रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड काम होता है। मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल पर्सन भी हो सकता है, मैनेजरियल में जो मैनेजमेंट देखते हैं, नॉन मैनेजरियल जो उनको सपोर्ट करते हैं। प्रोफेशनल में एक कंपनी का सेक्रेटरी हो गया या चार्टेड अकाउंटेंट हो गया। तो ये सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। स्टाफिंग जो है ना, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर की। क्यों, क्योंकि मैनेजर ही बताएगा ना ह्यूमन रिसोर्स को, एचआर को, कि उसको किस पोजीशन के लिए कैसा बंदा चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या उसकी किस तरीके की क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या उसको एक्सपीरियंस चाहिए, पहला। दूसरा, जब हायर हो जाएगा तो उसके बाद उसको किस तरीके से मोटिवेट करना है, किस तरीके से ट्रेन करना है, किस तरीके से उसका अप्रेजल करना है, इस सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एक मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है ह्यूमन स्किल्स। स्टाफिंग जो है वो मेनली फोकस करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर द ह्यूमन रिसोर्स। जो ह्यूमन रिसोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के है उसको किस तरीके से हम डिफरेंटली ट्रेन करें, अगर इन फ्यूचर कोई
अननोन अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन आ जाती है तो वो किस तरीके से डील करता है, तो हर तरह की उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दी जाती है, उनके स्किल्स को एनहांस किया जाता है। कंटिन्यूस फंक्शन, यस स्टाफिंग क्या है, इज अ कंटिन्यूस फंक्शन है, हर लेवल पे चाहिए, हर बार चाहिए। Therefore, manager is responsible for managing all work in order to get work done for the accomplishment of overall objectives of an organization. कौन responsible होता है? Staffing कह लीजिए या manager कह लीजिए, वो responsible होता है managing all the workers in order to get work done. काम वर्कर्स को मैनेज करने में ताकि जो भी उसके प्लान है उसको क्या कर सके, कंप्लीट कर सके, अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। नेक्स्ट आता है हमारा स्टाफिंग प्रोसेस। सबसे पहला ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मैनेजर बताएगा कि उसको किस पोजीशन के लिए कैसा बंदा चाहिए। फिर रिक्रूटमेंट किया जाएगा कि किस क्या एजुकेशन होगी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस लेवल चाहिए, उन सबको रिक्रूटिंग प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। फिर सिलेक्ट किया जाएगा, रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशंस आएंगी, उसमें से आप सिलेक्ट करोगे कौन सा इंडिविजुअल बेस्ट सूट करता है अकॉर्डिंग टू दी जॉब अवेलेबिलिटी। फिर प्लेसमेंट एंड इंडक्शन होगी, जब आप सिलेक्ट कर लोगे तो उसको प्लेसमेंट दी जाएगी, उसकी इंडक्शन होगी फर्स्ट डे पे कि आपका क्या काम होगा, आपको क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर उसको ट्रेनिंग दी जाएगी कि उसको काम को किस तरीके से करना है, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट की जाएगी। और एट दी एंड परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल, जो उसने पूरे साल काम किया है फिर उसके बेसिस पे उसको अप्रेजल दिया जाएगा। तो ये स्टेप्स होते हैं किसमें, स्टाफिंग में। पहला जो पढ़ा था वो था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इसमें हम लोग ह्यूमन रिसोर्स की क्या क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, स्किल्स के एक प्रॉपर चार्ट करेंगे कि फ्यूचर में एक कौन सी डिपार्टमेंट को कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, उसको भी हम अपने पास नोट करके रखेंगे, हम एज एन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपने पास नोट करके रखेगी। वो प्रोग्राम्स डेवलप करेंगे किस तरीके से आपको ह्यूमन रिसोर्स को हायर करना है। फिर आता है रिक्रूटमेंट, आइडेंटिफाई करेंगे सोर्स ऑफ मैन पावर अवेलेबिलिटी, एफर्ट्स लगाएंगे, एप्लीकेशन करेंगे। अगर आप न्यूज़पेपर देखते तो उसमें बहुत सारी जॉब एप्लीकेशंस आती हैं कि ये कंपनी हायर कर रही है, प्लीज आप अप्लाई करो, तो वो एक वे है रिक्रूट करने का। अब रिक्रूट हो गए तो वेरियस एप्लीकेशंस आपके पास आ गई, उसमें से चूज करना है, अपॉइंट करना है राइट कैंडिडेट को, इंटरव्यूज कैसे लेना है, उनके एग्जाम्स लेने हैं, क्या टेस्ट लेने हैं, उसके बाद फिर प्लेसमेंट एंड इंडक्शन करना है। प्लेसमेंट, जब न्यू एम्प्लॉय आता है तो उसको बताया जाता है कि आपकी क्या काम है, आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर उसको ट्रेनिंग दी जाती है और एट दी एंड ईयर एंड उसको इवेल्युएट किया जाता है कि उसने किस तरीके से काम किया और उसके बेसिस पे उसका अप्रेजल होता है। तो ये था हमारा स्टाफिंग प्रोसेस। आई होप आपको स्टाफिंग प्रोसेस भी अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट आता है हमारा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट से आप क्या समझते हैं? ओवरऑल प्रोसेस होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, पता लगाते हैं, स्क्रीन करते हैं, शॉर्ट लिस्ट करते हैं और इंटरव्यू लेते हैं उन कैंडिडेट्स का जिन्होंने आपकी जॉब एप्लीकेशन पे अप्लाई किया होता है। बेशक से हम उसको परमानेंटली हायर कर रहे हो, बेशक से हम उसको टेम्परेरी हायर कर रहे हो। इस प्रोसेस को चूजिंग इंडिविजुअल भी कहते हैं, अनपेड रोल्स के लिए जिनके लिए हम उनको पैसा नहीं देंगे। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हेल्प सीकिंग आउट, हम लोग बाहर जाते हैं, हायर करते हैं कैंडिडेट्स को फॉर द राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस वाले मेथड में। According to Edwin B. Flippo, recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in an organization. Recruitment एक ऐसा प्रोसेस है जब हम खोजते हैं एक एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को जो हमें चाहिए, जिसमें वो सारी रिक्वायरमेंट और सारी नीड्स हो जो हमें फुलफिल, जो हमारी वेकेंट पोजीशन को अच्छे से फुलफिल करेगा और उस अपने रोल को अच्छे से निभाएगा, और उनको बताना कि आप अप्लाई करो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। ये सब किसका काम होता है? रिक्रूटमेंट का काम होता है। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्सेज भी होते हैं और एक्सटर्नल। इंटरनल, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही मौका देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को कि आप अगर अपनी प्लेस चेंज करना चाहते हो तो हमारे पास इस प्लेस पे वेकेंट पोजीशन है, आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आ जाता है पहला ट्रांसफर, जब एक लेवल से या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे ट्रांसफर किया जाता है। प्रमोशन दिए जाते हैं, जब लोअर लेवल के बंदे को अगर वो अच्छा काम करता है, दिखता है कि उसमें पोटेंशियल है तो उसको प्रमोट कर दिया जाता है। ले ऑफ्स किए जाते हैं, टेम्परेरी वर्कर्स को निकाल दिया जाता है, जो टेम्परेरी सेपरेट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से जब ऑर्गेनाइजेशन के पास काम कम होता है। तो ये होते हैं इंटरनल सोर्स, तो उनको रिकॉल कर लिया जाता है। ले ऑफ के केस में जिनको निकाला गया होता है उनको वापस से बुला लिया जाता है। तो ये ट्रांसफर, प्रमोशन एंड ले ऑफ इंटरनल सोर्स होता है। मेरिट्स क्या होती है इंटरनल सोर्स की? मोटिवेट करता है इंटरनल एम्प्लॉयज को कि अगर उन्होंने अच्छा काम किया है, उसको प्रमोशन मिला तो मैं भी अच्छा काम करूंगी, मुझे भी अच्छा प्रमोशन मिलेगा। इंटरनल रिक्रूटमेंट
में सिंप्लीफाई हो जाता है आपका सिलेक्शन और प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ऑलरेडी उस बंदे को जानती है। कोई वेस्ट नहीं होता टाइम, ना ही ट्रेनिंग पे ना ही डेवलपमेंट में, क्योंकि उस पर्सन को पता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट है और उसको किस तरीके से फुलफिल करना है। फिलिंग दी जॉब इंटरनली इज चीपर। इंटरनली जब फिल करते हैं जॉब्स को तो वो बहुत चीपर होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्सटर्नली कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस करना पड़ेगा, एप्लीकेशंस देनी पड़ेंगी, जॉब्स के लिए एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी, तभी आपके पास एप्लीकेशन आएगी। फिर टाइम भी लगेगा, उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करना होगा, उसका इंटरव्यू लेना, उनके लिए ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट करना, तो टाइम एंड मनी बोथ का वेस्टेज होता है। डीमेरिट्स क्या होती हैं? इंडक्शन, जो फ्रेश टैलेंट आता है उस का हमारे पास फ्रेश टैलेंट नहीं आ पाता क्योंकि हम इंटरनली हायर कर लेते हैं। एम्प्लॉय जो है वो लेथार्जिक हो जाते हैं, ठीक है मेरे को प्रमोशन तो मिल जाता है, मेरा तो प्रमोशन हो गया, मेरे को ट्रांसफर हो गया, मैं अब काम नहीं करूंगा। कंपटीशन स्पिरिट्स जो होती है वो क्या हो जाती है? हैम्पर हो जाती है। अगर ज्यादा एक एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो रहा है तो प्रोडक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी कम हो जाता है। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं? जब बाहर से आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायर किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल सोर्सेज। दो तरीके से होते हैं, डायरेक्ट और कैजुअल कॉलर। डायरेक्ट में जब डायरेक्ट नोटिस प्लेस किया जाता है नोटिस बोर्ड पे एक ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ कि ये जॉब्स अवेलेबल हैं। और कैजुअल कॉलर्स, बहुत मैनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनके पास एप्लीकेंट्स होते हैं बहुत टाइम पहले जिन्होंने कॉल किया होता है या अप्लाई किया होता है, उनको वो कॉल करते हैं, उन उस लिस्ट को भी वो यूज करते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। प्लेसमेंट एजेंसीज भी इसमें हेल्प करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की। एडवर्टीजमेंट, मीडिया में एडवर्टीजमेंट दे देते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अभी मैंने बताया प्लेसमेंट एजेंसीज भी हेल्प करती हैं टू hire the right person for the right job. Campus recruitment and labor contract. Campus recruitment organize जब कंपनीज कॉलेजेस में जाती है, बड़े बड़े कॉलेजेस में फ्रेशर्स को हायर करने के लिए। मेरिट्स क्या होती हैं? क्वालिफाइड पर्सनल आता है, बहुत ज्यादा चॉइस होती है, फ्रेश टैलेंट आपके पास आता है, और जब फ्रेश टैलेंट आता है तो अपने साथ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लेके आता है, कंपटीशन का लेवल हाई करके लाता है। लिमिटेशन क्या होती है? डिससेटिस्फेक्शन होती है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में कि बाहर से हायर करें, हम ये काम तो हम भी कर लेते हैं, हमें ही प्रमोशन दे दिया होता। कॉस्टली प्रोसेस है, यस, टाइम एंड मनी दोनों का लगता है। एक लेंथी प्रोसेस है। इंटरनल रिसोर्स में इजीली आप हायर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल सोर्स से हायर कर रहे हैं तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। इंटरनल और एक्सटर्नल को अगर हम कंपेयर करें तो मीनिंग इंटरनल जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही हायर किया जाते हैं एम्प्लॉयज, एक्सटर्नल जब आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन हायर किए जाते हैं। टाइम रिक्वायर्ड इंटरनल में लेस लगता है, एक्सटर्नल में ज्यादा लगता है। इकोनॉमी, इंटरनल चीपर होते हैं लेकिन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कॉस्टली होती है। मोटिवेशन, एग्जिस्टिंग स्टाफ मोटिवेट होता है और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। और एक्सटर्नल में एग्जिस्टिंग स्टाफ जो होता है वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है कि ये काम तो मैं भी कर लेता। टैलेंट और क्वालिटी, चॉइस ऑफ कैंडिडेट हमारे पास लिमिटेड होती है, लेकिन इस एक्सटर्नल सोर्स में हमारे पास चॉइस ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा हाई होती है। तो ये था कंपैरिजन बिटवीन इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज सिलेक्शन। क्या मतलब होता है सिलेक्शन का? सिलेक्शन का मतलब होता है एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जिससे कैंडिडेट को स्क्रीन किया जाता है या टेस्ट किया जाता है ताकि हमें मोस्ट सुटेबल पर्सन मिले फॉर दी जॉब। उसको हम क्या कहते हैं? सिलेक्शन। जब बहुत सारे कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करना होता है, चाहे वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वो क्या कहलाता है? हमारा सिलेक्शन प्रोसेस कहलाता है। इसमें कैंडिडेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, वो जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एक दूसरे वो जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। और जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती वो क्या हो जाते हैं? रिजेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस भी है। रिक्रूटमेंट एक नेगेटिव प्रोसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि रिक्रूटमेंट में जितनी एप्लीकेशंस आती है सब एक्सेप्ट कर ली जाती है, लेकिन उन एप्लीकेशंस में से जब सिलेक्ट किया जाता है और उन सिलेक्शन में से भी जो इंटरव्यू क्लियर करते हैं उनको ही हायर किया जाता है, बाकी को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो इसीलिए सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस बोला गया है। स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला, रिसीविंग एप्लीकेशन। सेकेंड, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, चेकिंग रेफरेंसेस, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, अपॉइंटमेंट लेटर। और कहाँ कहाँ पे रिजेक्शन हो सकती है? इन सब में रिजेक्शन हो सकती है। सिलेक्शन टेस्ट में अगर पास नहीं किया तो, रेफरेंस में कुछ झोल हुआ तो रिजेक्शन, मेडिकल एग्जामिनेशन पास नहीं हुआ तो रिजेक्शन, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो रिजेक्शन। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर एक बार आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आ गया तो आपकी जॉब पक्की मानी जाती है।
रिसीविंग एप्लीकेशन एंड प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जब बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गए रिक्रूटमेंट के केस में, अब उसमें से क्या करा जाएगा, उसको स्क्रीन किया जाएगा कि कौन सी कम कौन सा एम्प्लॉय हमारे लिए बेस्ट सूटेड होगा, और जो सूटेड नहीं होगा उसको रिजेक्ट कर देंगे। अब जो सिलेक्ट किए गए हैं उनको टेस्ट लिया जाएगा। कई तरह के टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट उनके ह्यूमन बिहेवियर को जज करने के लिए लिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कि वो बंदा हमारे जॉब जिसके लिए हम उसको हायर कर रहे हैं क्या वो कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसके लिए टेस्ट लिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, मेन फोकस जो होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का वो ये होता है कि सुटेबिलिटी चेक करना कि जो इंडिविजुअल ये जो कैंडिडेट हमने सेलेक्ट किया है क्या वो बेस्ट सूटेड भी होगा। एक जब आप फेस टू फेस किसी का इंटरव्यू लेते हैं ना, या फेस टू फेस किसी से मिलते हैं, तो आप उसके बारे में ज्यादा जान पाते हो, तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी इंटरव्यू में निकाली जाती है। एक्यूरेट पिक्चर देने के लिए, आप बताने के लिए कि एम्प्लॉय को या कैंडिडेट को कि आपका एक्चुअल में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है चेकिंग रेफरेंसेस। अब फाइनल सिलेक्शन से पहले एम्प्लॉयर जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है, पूरा चेक करते हैं कैंडिडेट का फैमिली बैकग्राउंड, पास्ट एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पुलिस रिकॉर्ड की कोई क्रिमिनल तो नहीं है, या उसका बैकग्राउंड तो अच्छा नहीं है, कहीं उसको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से निकाला तो नहीं गया, ये सब रेफरेंसेस चेक किए जाते हैं। सिलेक्शन डिसीजन, जब ये सारी टेस्ट पास कर लेता है तो डिसाइड करते हैं कि उस पर्सन को सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। जब वो सिलेक्ट हो जाता है तो उनको एक मेडिकल एग्जामिनेशन पास करना होता है, जिसमें प्रूफ होता है कि वो मेडिकली फिट है, उसके कोई भी लॉन्ग प्रोलॉन्ग डिजीज नहीं है। और जब वो ये सब टेस्ट भी पास कर लेता है तो अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है कि यस यू आर फॉर्मली अपॉइंटेड फॉर टू बी एन एम्प्लॉय फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, जब एम्प्लॉय को एक्सेप्टेंस देनी होती है ऑन दी ऑफर लेटर कि हाँ ठीक है मैं आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करता हूँ, जो भी आपके पे स्केल्स हैं, लीव रूल्स हैं, आवर्स ऑफ वर्क है, मोड ऑफ टर्मिनेशन है, सब पे मैं एग्री करता हूँ। तो वो क्या कहलाता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। अब रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट क्या होता है, सर्चिंग कैंडिडेट फॉर वेकेंट जॉब, आने दो, जितने लोग आ सकते हैं, जितने अप्लाई कर सकते हैं कर दो। सिलेक्शन, उस एप्लीकेशन रिसीव में से राइट पर्सन की एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना। नेचर क्या होता है, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव है क्योंकि किसी को ना नहीं करते, लेकिन सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि जब हम ना कर देते हैं, जो सिलेक्ट नहीं होते उनको रिजेक्ट कर देते हैं। पर्पस क्या होता है रिक्रूटमेंट का, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए मजबूर कर देना। और सिलेक्शन का क्या पर्पस होता है, टू अपॉइंट या टू सेलेक्ट द बेस्ट सूटेड कैंडिडेट ऑफ द फॉर द वैकेंट जॉब। सीक्वेंस क्या होती है, सिलेक्शन से पहले होता है और सिलेक्शन जो होता है वो रिक्रूटमेंट के बाद होता है। प्रोसीजर क्या होता है, इसमें सिर्फ नोटिफाई किया जाता है वैकेंसीज के बारे में और एप्लीकेशंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन सिलेक्शन में फॉर्म फिल करना पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट देने पड़ते हैं, इंटरव्यूज देने पड़ता है, मेडिकल एग्जाम्स देने पड़ते हैं, उसके बाद ही आपके पास ऑफर लेटर आता है। तो आई होप आपको रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का डिफरेंस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज इंडक्शन एंड प्लेसमेंट। अब इंडक्शन एंड प्लेसमेंट क्या होता है, इंडक्शन का मतलब होता है जब आप न्यू एम्प्लॉयज को इंट्रोड्यूस करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। जब आप भी ग्रेजुएशन के बाद जॉब करेंगे तो आपका भी इंडक्शन होगा। 3 डेज किसी का ऑर्गेनाइजेशन का होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का 5 डेज होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का 15 डेज होता है। तो उसमें पूरा बताया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, सीईओ कौन है, डायरेक्टर कौन है, आप किसके अंडर काम करोगे, आपका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपके एचआर्स कौन होंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कैसे रेज की कर सकते हो। ये सारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स से एम्प्लॉय को या कैंडिडेट को, न्यू हायर्ड एम्प्लॉय को तवज्जो दी जाती है, बताया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब एक न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसको प्रॉपरली सबऑर्डिनेट्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ये काम किसका होता है, उसके सुपीरियर का होता है। प्लेसमेंट और इंडक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक एम्प्लॉय की डेवलपमेंट में, जबकि उनका दोनों का मतलब अलग है लेकिन दोनों ही एक साथ साथ चलते हैं। प्लेसमेंट एक एक्चुअल प्रोसेस है जब कैंडिडेट को स्पेसिफिक जॉब में डाल दिया जाता है और उसको स्पेसिफिक रैंक प्रोवाइड कर दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि अब आप हायर हो चुके हो, आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है, अब आपको ये काम करना है। और इंडक्शन होता है जब न्यू एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स, पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कौन कौन से होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जो मेजर करने, जो किस लिए यूज किया जाता है, इंटेलिजेंस लेवल को मेजर करने के लिए।
नेक्स्ट आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट ही होता है जिसमें हम एप्टीट्यूड की एक पर्सन में कितना पोटेंशियल है टू लर्न अ न्यू स्किल, किस तरीके से अगर कोई चेंज आता है तो हम उसको ट्रेनिंग देंगे, वो किस तरीके से उसको अडेप्ट करेगा। थर्ड है ट्रेड एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ट्रेड एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या करता है, हेल्प करता है एक इंडिविजुअल को टू परफॉर्म अ जॉब, टू एनहांस द स्किल्स दैट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट और मोटिवेशन टेस्ट, कि क्या इंटरेस्ट है आपके उस उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है पर्सन को कि जिससे उसका जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। फिफ्थ आता है पर्सनालिटी टेस्ट। कुछ ऐसे कंडीशंस दी जाती हैं और पूछा जाता है कि आप अगर इस कंडीशन में होते हो तो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इससे एक पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। तो ये टाइप्स ऑफ टेस्ट लिए जाते हैं टू चेक द इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, proficiency and personality of a new employee. कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्या कंसेप्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, क्यों दी जाती है? टू एनहांस द स्किल्स ऑफ द न्यू हायर्ड एम्प्लॉय, उनको बताना कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी हमारे पास, कैसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, किस तरीके से आप काम करेंगे, अगर सडन चेंज आते हैं तो किस तरीके से आप उसको डील करोगे। ये सब चीज़ें हमारे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में बताई जाती हैं। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट जब एम्प्लॉय की जाती है कि उसको काम करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए होंगी, क्या कॉम्पिटेंसी लेवल होगा, क्या कैपेबिलिटीज होंगी जो आपके पास होनी चाहिए टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। व्हाट इज ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, तीनों साथ बाय हाथ में हाथ डाल के चलते हैं। ट्रेनिंग का मतलब होता है टेक्निकल नॉलेज देना, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब होता है वाइडर होता है ट्रेनिंग से, जिसमें इंडिविजुअल की ओवरऑल ग्रोथ पे फोकस किया जाता है। एजुकेशन का मतलब होता है नॉलेज तो इंक्रीज करना ही करना, लेकिन अंडरस्टैंड भी करना एक इंडिविजुअल को कि उसको क्या पसंद है, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के बारे में, लॉजिक्स के बारे में, रेशनल माइंडेड होने के बारे में, इन सब के बारे में जब पता चलता है तो वो एजुकेशन कहलाता है। जो मेन डिफरेंस है बिटवीन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन वो कोई भी प्रिसाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक साथ चलते हैं। अगर आप किसी को ट्रेन कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसको एडुकेट भी कर रहे हो, उसको पढ़ा भी रहे हो। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग क्या होते हैं? फर्म को क्या बेनिफिट्स होंगे? वेस्टेज नहीं होगी एफर्ट्स का, टाइम का, मनी का। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। फ्यूचर मैनेजर अगर एब्सेंट है, मतलब मैनेजर अगर एब्सेंट है तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो इतने वेल इक्विप्ड होंगे कि उनको पता होगा कि उनको किस तरीके से डिसीजन लेना है। इन मोरल इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयज का मोरल इंक्रीज होगा, वो खुशी खुशी आएंगे ऑफिस, उनको काम करने में मजा आएगा, एब्सेंटीज्म खत्म होगा, लीव्स कम होगी और टर्नओवर इंक्रीज होगा। चेंजिंग इन्वायरमेंट में जो हमारा एक बिजनेस इन्वायरमेंट है वो एक चेंजिंग इन्वायरमेंट है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो उसमें कैसे रिएक्ट करना है वो भी हमारे इजीली हो जाएगा अगर हमारे एम्प्लॉयज वेल ट्रेंड रहेंगे। सुपरविजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम अच्छे से ट्रेन और डेवलप करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होंगे और सेफ्टी होगी काम में। एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट है? उनके स्किल्स इंक्रीज होंगे, उनकी नॉलेज इंक्रीज होगी, ओवरऑल इंप्रूवमेंट होगी, हायर अर्निंग होगी, बेटर परफॉर्मेंस होगी, लेस एक्सीडेंट के चांसेस होंगे। अगर जितना हायर सेटिस्फेक्शन होगा उतना ही मोरल भी इंक्रीज होगा किसका? एम्प्लॉयज़ का। कंपैरिजन कर लीजिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। ट्रेनिंग का डेफिनेशन क्या है? इट मेनली फोकस ऑन दी स्किल्स एंड नॉलेज फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए जब आपको ट्रेन किया जाता है वो ट्रेनिंग कहलाता है, लेकिन जब ओवरऑल ग्रोथ पे फोकस किया जाता है तो वो डेवलपमेंट कहलाता है। ट्रेनिंग सिर्फ जॉब के आसपास मंडर आती है, लेकिन डेवलपमेंट आपके ओवरऑल ह्यूमन नेचर, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल सारे फैक्टर्स पे फोकस करती है। पर्पस क्या है? ताकि जो करंट जॉब आपको दी गई है वो अच्छे से हो जाए, और डेवलपमेंट में अगर इन फ्यूचर कोई रिक्वायरमेंट आती है आपसे वो भी आपकी एनहांस हो। फोकस जॉब सेंटर्ड होती है, डेवलपमेंट करियर सेंटर्ड होता है। मेथड, इसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। इनिशिएटिव, बॉस इनिशिएटिव लेता है, इंडिविजुअल को मौका दिया जाता है ताकि वो अपने फ्यूचर को ग्रो कर सके। ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म होती है, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म होती है और ज़्यादा टाइम लेती है। स्कोप ऑफ लर्निंग एंड लेवल ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्किल से, पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब से रिलेटेड है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड होता है।
तो ये था हमारा कंपैरिजन बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में थे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, एक था ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब जब काम के साथ साथ आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो काम भी कर रहा है और तभी तभी सीख रहा है, वो ऑन द जॉब कहलाती है। सबसे पहला होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, ट्रेनी को सुपरविजन के अंडर रखा जाता है, एक एक्सपीरियंस पर्सन के, एक ट्रेनर दिया जाता है, वो आपको बताता है कि किस तरीके से काम करना है और आपको मॉनिटर करता है। इस पीरियड में ट्रेनी को स्टाइपेंड दिया जाता है ताकि वो काम भी सीख सके और लर्न भी और पैसा भी कमा सके। इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है इसमें जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एग्रीमेंट में आते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के कि आप हमारे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कीजिए। ये क्या कहलाती है, हमारी इंटर्नशिप ट्रेनिंग कहलाती है, ताकि उनके स्टूडेंट्स को क्या हो सके, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ सके कि किस तरीके से एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है। नेक्स्ट आता है इंडक्शन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जिसमें न्यू एम्प्लॉय को हेल्प किया जाता है कि वो सेटल डाउन हो जाए। क्यों? क्योंकि इंडक्शन में सब बता दिया जाता है कि आपका रोल्स क्या होंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आप किस तरीके से काम करेंगे, आपका बिजनेस कैसा होगा, आपकी क्या डूइंग्स होंगी बिजनेस में, क्या नॉट डूइंग्स होंगी बिजनेस में। तो वो इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर आता है। जॉब रोटेशन, ये एक ऐसा मेथड ऑफ ट्रेनिंग होता है जब एम्प्लॉयज को रोटेट किया जाता है कि अगर एक बंदा, ए पर्सन एक काम करता है तो बी पर्सन को भी वो काम आना चाहिए कि ए एब्सेंट है तो बी उस काम को कर सके। तो रोटेट करते हैं एम्प्लॉयज को कि अगर ए बी सी मॉर्निंग शिफ्ट में है और ई एफ डी ई एफ हमारे इवनिंग शिफ्ट में है, तो नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, वो मॉर्निंग शिफ्ट में आ जाएंगे डी ई एफ, और ए बी सी किस में चले जाएंगे, इवनिंग शिफ्ट में, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके और सबको सब काम आता हो। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, जब जहाँ पे एक्चुअल में प्रोडक्शन होती है ना, उससे दूर उनको ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज को, वो कहलाती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। पहली होती है क्लासरूम लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। इसमें लेक्चर्स के थ्रू या कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू बताया जाता है, फिल्म्स दिखाई जाती है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। केस स्टडी क्रिएट की जाती है जो एक्चुअल वर्क सिचुएशन से रिलेटेड होती है और उसमें एम्प्लॉयज से पूछा जाता है कि आप इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये हेल्प करता है साइकोलॉजिकली स्टेबल होने में एक एम्प्लॉय को। कंप्यूटर मॉडलिंग की जाती है ट्रेनिंग, जहाँ पे एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है एक प्रोग्रामिंग कंप्यूटर से। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, एक डुप्लीकेट वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो न्यू हायर है, उनको टेक्निकल और ऑपरेटिंग स्किल्स को हम एनहांस कर सके। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एक ऐसा मेथड है ट्रेनिंग का जहाँ पे स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज को टुकड़ों में बांटा जाता है और अरेंज किया जाता है एक सीक्वेंशियल प्रोसेस में, ताकि एम्प्लॉयज उसको अच्छे से लर्न कर सके। तो ये इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 स्टाफिंग खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में चैप्टर 7 डायरेक्टिंग को कंप्लीट करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।